जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने मृदा के निर्माण के बारे में पढ़ा कि मिट्टी कैसे बनती है, उसकी प्रक्रिया क्या है। यानी कि अब हम समझते हैं कि मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मिट्टी भारत में 8 अलग अलग प्रकार के हैं। तो सबसे पहला हम लोग जो सोचे हैं पढ़ने के लिए वो है जलोढ़ मिट्टी। क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं सबसे पहले, और किसी मिट्टी को नहीं लिए? क्योंकि भारत के पूरे क्षेत्रफल का, जैसे 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर लगभग भारत का क्षेत्रफल है, उसमें 15 लाख किलोमीटर, लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर अकेले जलोढ़ मिट्टी ने कवर किया है। अगर कभी आपसे कोई पूछता है कि भारत के भूभाग में सबसे ज़्यादा कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आप बेहिचक जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल को कह सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ क्लियर रहेगा कि लगभग 32 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जो भारत का क्षेत्रफल है, उसमें 15 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर आपका जो है पूरा जलोढ़ मिट्टी है। आइए आप शुरू करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। पहले तो इस शब्द को ही हम समझें कि जलोढ़, जी हाँ, जल को ओढ़ लिया किसी ने। भूमि का वो भाग जिसने जल को ओढ़ लिया, जैसे हम लोग चादर को ओढ़ते हैं ना, जब उस तरीके से ज़मीन जल को ओढ़ ले। देखिए बारिश होती है तो बारिश तो हर जगह, मगर वो ओढ़ती नहीं है, वो ज़मीन सोख ले जाती है। मगर जब पानी का एक लेयर बाकायदे ज़मीन के ऊपर आ जाए, किसके माध्यम से? नदियों के माध्यम से। नदियों के माध्यम से जब पानी ज़मीन के एक लेवल को कवर कर दे, ओढ़ ले, तो वहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होगी। क्यों होगी, कैसे होगी, ये हम लोग आगे की क्लास में पढ़ते हैं। तो जलोढ़ यानी कि वो भूमि, वो भूभाग जो ज़मीन जो जल को ओढ़ ले, ठीक ना, उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यानी कि एलुवियल सॉइल। अब समझते हैं ज़रा कि जल कहाँ ज़्यादा होगा, जल कहाँ ज़्यादा होगा और कब ओढ़ लेते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ओढ़ने की प्रक्रिया तभी आएगी जब बाढ़ आएगा। और बाढ़ कहाँ आता है? जहाँ नदियाँ होती हैं, उफान मारती हैं। यानी कि एक तरह से सदाबहार जो हमेशा सदाबहार नदियाँ जो होती हैं, यानी कि पेरिनियल रिवर्स, जो कि पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय श्रृंखला में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जो जिनका उद्गम स्थल हिमालय में है, वो नदियों, उन नदियों में वर्षा के समय उफान हो जाता है, यानी कि बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अब हम लोग ज़रा समझते हैं कि आखिर जलोढ़ मिट्टी की क्या विशेषता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे होती हैं। अब इसको एक उदाहरण के रूप में हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं इंडियन मैप पे। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि चट्टानों से होकर नदी नीचे आती, ठीक ना, बह रही है, तो कई स्ट्रीम्स होती हैं, कई धाराएं होती है। ऐसा नहीं है कि कैलाश पर्वत या आपके मानसरोवर का जो इलाका है वहाँ पे कोई एक जगह वहीं से सीधे समरसेबल की तरह पानी पंपिंग सेट की तरह धक 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 गिरता रहता है। ऐसा नहीं है, कई उसके स्रोत होते हैं, वो छोटी छोटी धाराओं से होकर निकलते हैं। तो छोटी छोटी धाराओं से होकर ये जो नदियाँ हैं निकलती हैं कल कल करते हुए, ठीक है, ये बहती हैं। और अपने साथ भैया जो पत्थर होते हैं, पेबल्स, जैसे आपने उन्होंने देखा होगा कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे पेबल्स होते हैं, पत्थर होते हैं छोटे छोटे, उनके बीच से होकर ये नदियाँ गुजरती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पत्थर होते हैं, ठीक है। इन पत्थर से होकर ये नदियाँ, ये जो धाराएं हैं प्रवाहित होती हैं, निकलती हैं, गुजरती हैं, ठीक है। अब जब ये इन पत्थरों से होकर गुजरती तो ये नदियाँ दिखती नहीं हैं, इसका इतना ज़्यादा वेग नहीं होता, इतना ज़्यादा इनका वॉल्यूम नहीं होता, इतना ज़्यादा गहरे नहीं होते, क्योंकि कई तरफ से पानी आ रहे हैं। चट्टान हैं, पहाड़ हैं, तो कई तरफ से पानी जो है, जिस तरफ ढाल होता है उसी तरफ सारी धाराएं जाती हैं और एक जगह जब मिलती हैं तब एक नदी का रूप लेते हैं। तो जहाँ पर नदियाँ दिखती नहीं हैं इन चट्टानों के इलाकों में, उसे हम कहते हैं भावर प्रदेश, ठीक है, उसे हम कहते हैं भावर प्रदेश। यानी कि वो जगह जहाँ पे नदियाँ इनविजिबल हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती, होती हैं मगर वो पत्थरों के बीच से होकर गुजरती हैं। और इन्हीं पत्थरों के बीच से होकर गुजरने में ये तमाम जो मिट्टी का अपने साथ में मिट्टी लेकर चलती हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से जो है एक पानी का एक वेग सा चला, उसमें बहुत सारी मिट्टियाँ थी, है ना, मिट्टी का मिश्रण हो जाता है।
सेम उसी तरीके से इन भावर प्रदेश से जब ये होकर गुजरते हैं तो यहाँ पे उस समय नदी नहीं दिखती है, क्योंकि वो छोटी छोटी धाराएं होती हैं, और ये धाराएं जब आगे बढ़ती हैं और आगे आकर ये बन जाता है आपका, सारा कलेक्ट होता है यहाँ पर, ठीक ना। ये सारा पानी एक जगह कलेक्ट होता है, तो जिस जगह कलेक्ट कहाँ होगा, जहाँ पे थोड़ा सा गहरापन होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर ये पानी आए और यहाँ पर ये धाराएं सब आके यहाँ कलेक्ट हो जाती हैं, ठीक। तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये जो हिस्सा है, इसे कहते हैं तराई का क्षेत्र, तराई क्षेत्र। अब तराई क्षेत्र का मतलब क्या समझ में आ रहा है, जब यहाँ इतना पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है, पानी वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात होगा वहाँ पर ज़मीन कैसी हो जाएगी। जब ज़मीन के पास लगातार पानी का कलेक्शन रहेगा तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, वहाँ पर दलदली हो जाएगी, थोड़ी सी दलदली हो जाएगी। तो यहाँ पर पानी काफ़ी इकट्ठा होता है, तो स्वाभाविक सी बात है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा वहाँ मॉस्किटोज़ यानी कि मच्छर भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसे प्रदेश, ऐसे स्थान जहाँ पे तराई का क्षेत्र होता है वहाँ मच्छर बहुत लगते हैं, ठीक ना। तो अभी हमें ये भी देखना है कि इन क्षेत्रों से, यानी कि जब ऊपर से पानी कई धाराएँ बनकर नीचे ऊपर उतरती हैं तो पत्थरों के बीच से होकर जो गुजरती हैं वो भावर प्रदेश होता है, और उसके बाद जब किसी डेप्थ में आके, किसी गहराई में आकर वो सब इकट्ठे होते हैं तो उसे हम कहते हैं तराई का क्षेत्र। अब तराई के क्षेत्र से डिसाइड होता है कि ढाल किस तरफ है। जिस तरफ ढलान होता है ये सभी पानी का जो कलेक्शन होता है वो एक दिशा में बहना शुरू होता है, ठीक है, एक दिशा में बहना शुरू होता है। और नदियों का ताकत क्या है मालूम है, नदी की ताकत क्या होती है, आखिर नदी किस कारण अपने सामने जो भी चीज़ आता है उसको तोड़ फोड़ के हटा देती है, वो है उसका स्लोप, ढलान। जैसे नदी में ब्रेक नहीं होता, जैसे साइकिल में ब्रेक होता है ना, तो ढाल के समय आप क्या करते हो, पैडल नहीं मारते हो, छोड़ देते हो, एकदम स्पीड में अपने आप नीचे जाती है। सेम वही कंडीशन नदियों के साथ होता है। ढलान पे इनको कोई ब्रेक ही नहीं है, क्योंकि इनके पास ब्रेक है ही नहीं, वो ढाल पर ही इनका वेग बनता है। और इन्हीं ढाल से होकर जब ये आगे की तरफ चलते हैं तो इनका वेग बनता है। मगर जैसे ये मैदानी क्षेत्र में आते हैं वो ढाल ही नहीं रहता। मैदानी क्षेत्र मतलब एकदम समतल भाग, अब यहाँ वेग नहीं है तो यहाँ कोई किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन नहीं होता, किसी प्रकार का तोड़ फोड़ नहीं होता। तोड़ फोड़ का सारा काम ये पहाड़ से उतरते समय ही अपने साथ करते हैं। तो नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं उसके निक्षेपण को, जो ये अपने साथ तत्व लेकर आते हैं, जैसे मिट्टी लेकर आए, कंकड़ ले आए, गिट्टी बालू, तमाम चीज़ें इनके साथ में जो आती हैं, जब ये सारी चीज़, ये सारे अवसादों को ये डिपॉजिट कर देती हैं, ठीक ना। निक्षेपण का मतलब ये जमा कर देती हैं अपने इर्द गिर्द के। ये नदियों के साथ में जो ये बहते हुए सब लेकर आ रहे हैं, जब उन सारे अवसादों को, उन सारे इंग्रेडिएंट्स को, इन सारे तत्व को, जब नदी में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, बाढ़ आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, इन क्षेत्रों में, ये जो नदी के हिस्से का ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र हुआ, यहाँ पर क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं। अब हमको यहाँ समझना है कि जलोढ़ मिट्टी, यानी कि अब जल को ओढ़ने का समय आ गया। तो नदी का किनारा आपने देखा होगा, तो किनारे के बाद थोड़ा सा और ऊंचाई आता है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या डूबेगा, जो नदी का किनारा है वो डूबता है, ठीक है। तो नदी के सबसे किनारे वाले हिस्से को, जो नदी का जो किनारा होता है, उसे हम कहते हैं खादर, ठीक है। क्या कहते हैं, खादर, ठीक है। इस हिस्से को हम कहते हैं खादर मिट्टी। किसमें, जलोढ़ में ही हमने पहला ले लिया प्रकार, खादर मिट्टी। अब ये खादर मिट्टी की विशेषता समझ लेते हैं। नदी के किनारे हर बार बाढ़ आता है, हर बार पानी बढ़ता है, तो हम इनका हमेशा रिन्यूअल होता रहता है। यानी कि एक तरह से ये जो मिट्टी है, अब नाम से भी समझ लीजिए, खाद। क्यों खाद, क्योंकि जो ज़मीन नदी के किनारे की होती है उसमें जो घास फूस तमाम चीज़ें होती हैं वो सब सड़ जाती हैं इस पानी को ओढ़ने के कारण। तो वो जो खाद का रूप ले लेता है, एकदम डिकम्पोज हो जाता है, सड़ गल जाते हैं, और ये मिट्टी जो है खाद का रूप ले लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं खादर, और ये हर बाढ़ पे रिन्यू होते हैं। तो एक तरह से इसे हम खादर मिट्टी को
नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ये न्यू एल्यूवियल सॉइल होता है, ये हर बाढ़ पर रिन्यू होता रहता है, यानी इनके ऊपर लगातार परत दर परत दर परत हर बार जो है चढ़ता रहता है। तो एक तरह से खादर क्या हो गया ये समझ में आया। मगर इसके आगे भी ज़मीन है, वहाँ पर भी कभी कभी जो है बाढ़ अत्यधिक होने के कारण पहुँचता है पानी, मगर वो कभी कभी, ठीक ना। तो वो जो हिस्सा है इसके ऊपर का, यानी थोड़ा सा इससे ऊपर जो का हिस्सा है, ठीक, उसे कहते हैं बांगर, ठीक है, उसे हम कहते हैं भांगर। अब बांगर वाला जो होता है हिस्सा, स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे तो हर बार रिन्यूअल हो रहा है, हर बार पानी चढ़ने के कारण एक नई परत आ जाती है। मगर जो भांगर होता है वो भांगर पे हर बार रिन्यूअल नहीं होता, ये नवीन नहीं होती, ये पुरानी मिट्टी होती है, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, तो खादर के लेवल से जब थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो हमें बांगर मिट्टी मिलती है। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। खादर मिट्टी ज़्यादा कीचड़ नुमा होता है क्योंकि वो पानी के नज़दीक होता है, तो इसे हम कछारी भी कहते हैं, यानी खादर को हम कछारी मिट्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक, कछारी भी कह सकते हैं। और भांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ होती है जो कि खादर मिट्टी से थोड़ा ऊपर होता है। याद रखना है हमें कि नदी के किनारे की मिट्टी जो होती है वो हर साल बाढ़ आने के कारण नया होता रहता है, उसको नई मिट्टी कहा जा सकती है। मगर जो बांगर होती है वो पुरानी मिट्टी रहती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस वाले में और इसमें अब फ़र्क देखिए। अब आप अपने से ज़रा सोचिए कि ये जो हिस्सा है, ये जहाँ से नदियाँ बहती हुई आ रही हैं, इन नदियों में आपको क्या कोई अवशेष मिलेंगे? किसके? जीवाश्म, ह्यूमस जिसे कहते हैं, खाद के, क्या ये सब दिखेंगे आपको? भाई सीधी सीधी मिट्टी है भाई, बह रही है और लगातार चट्टानों को घिस के वो बारीक कण बनाते चले जा रहे हैं, पाउडर बनाते चले जा रहे हैं। तो ये जो हिस्सा आपको मिल जाता है, कहीं ना कहीं बलुई मिल जाती है, बलुई मिट्टी। तो यहाँ की तरफ आपको बलुई मिट्टी भी मिल जाते हैं और लगातार पेड़ के गलने से और इन सब के जो कि आपके नदी के किनारों का जो हिस्सा होता है उसके गलने से वहाँ पर खाद का निर्माण होता है। और खादर मिट्टी को इसीलिए नवीन जलोढ़ मिट्टी या कछारी भी कहा जाता है। बांगर यानी कि खादर से थोड़ा ऊंचाई पर जो मिट्टी पाई जाती है नदियों के किनारे, उसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं। और भांगर मिट्टी में ही हमको बलुई मिट्टी मिलते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि भांगर मिट्टी में हमें बलुई मिट्टी क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो नदी से थोड़ा दूरी पे होते हैं। एक बार मिट्टी तो आ गई रहती है, मगर फिर उसके बाद न जाने फिर बाढ़ उतनी गति से कब आए और कब वो इतनी पानी लेकर आए कि उसके साथ में पूरा नई मिट्टी उस पर आए। तो यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी बलुई टाइप की हो जाती हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें खाद का जो तत्व होता है वो थोड़ा कम होता है। बलुई मिट्टी में थोड़ा सा खाद आपका कम होता है, जबकि नवीन तो तराई के क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए मैदानी क्षेत्र में जब नदी आगे बढ़ती है तो नदी में जब बाढ़ आती हैं तो पानी उफान मारकर नदी के जो किनारे होते हैं उस हिस्से को वो कवर कर देते हैं। तो नदी के सबसे किनारे के हिस्से को हम कहते हैं खादर। ये हो गया आपका खादर, और इसे हम नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि ये हर साल पानी चढ़ता है उसके ऊपर, तो इसलिए नई मिट्टी की परत चढ़ती रहती है। तो इसे हम नवीन जलोढ़ भी कहते हैं और इसे हम कछारी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरह से किच्चा हो जाता है वहाँ पे, हर बार इतनी पानी चढ़ते रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा किच्चा नुमा यानी कि कीचड़ टाइप का भी वहाँ पर होता है। जस्ट उससे थोड़ा सा और ऊंचाई पे जब हम बढ़ते हैं तो हमें भांगर मिट्टी मिलता है। भांगर मिट्टी में ये पुरानी जलोढ़ होते हैं, यानी कि इसमें कभी काल को बाढ़ आती है तो उस लेवल तक पानी पहुँचता है और एक नई परत मिट्टी की दे जाते हैं। अब इसमें हमें ये समझना है कि इस जलोढ़ मिट्टी में, वैसे तो जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी कही जाती है, मगर इसमें कुछ तत्व जो हैं मुख्यतः जो पाए जाते हैं वो है पोटेशियम और चूना। तो इसमें क्या पाया जाता है हमें? इसमें हमें पोटेशियम व चूना यानी कि कैल्शियम आपका समझ लीजिए, तो हमें इसमें चूना मिल जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ें पाई जाती हैं। क्यों ये दो चीज़ें पाई जाती हैं? क्योंकि ये जिस सफ़र से होकर आ रहे हैं ना, ये लगातार रास्ते में ज़्यादा घिसन से इसमें जो तत्व, जो मिनरल्स, लवण ये सब मिलते हैं, ये इस नदी में
लगातार पानी में मिले हुए रहते हैं और जब मिट्टी के संपर्क में आते हैं पानी तो चला जाता है मगर पोटेशियम और चूना वहीं पर रह जाता है। इसीलिए इन मिट्टी में पोटेशियम और चूने की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। मगर पाया क्या नहीं जाता, वो है नाइट्रोजन। जी हाँ, क्या नहीं पाया जाता, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। ठीक है, फॉस्फोरस और वेजिटेशंस की चीज़ें भी नहीं पाई जाती, वनस्पति नहीं पाई जाती इसमें। अब इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, हम यूरिया खाद डाल के मिट्टी में इन कमियों को दूर करते हैं। ठीक, तो इन कमियों को हमारे पास इस पानी में पाया क्या जाता है, पोटेशियम और चूना, और क्या नहीं पाया जाता, वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और वेजिटेशन यानी कि वनस्पति जलोढ़ मिट्टी में कम पाए जाते हैं। तो इन सब की पूर्ति करने के लिए हम खाद, जैविक खाद का भी प्रयोग करते हैं और रासायनिक खादों का भी हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फसल कौन कौन, इन चीज़ों में फसल कौन सी होती है, ठीक है, पहले समझते हैं। अब भाई ये मैदानी क्षेत्र है, पानी की बहुतायत है, तो यहाँ पर वही फसल ज़्यादा सफल होते हैं जिनको पानी पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, गेहूँ, ठीक है, गेहूँ, धान, गन्ना, तिलहन, ठीक है, दलहन, जूट, ठीक है, ये सब चीज़ें आराम से इन क्षेत्रों में पैदावार हो जाती हैं। अब हम समझते हैं कि ये तो हो गया, हर चीज़ हम समझ चुके भाई। जलोढ़ मिट्टी पर्वतों के क्षेत्र से होते हुए, कंकड़ों से होते हुए, भावर प्रदेश से होते तराई क्षेत्र में इकट्ठा होते हैं और वहाँ से जिस तरफ ढाल का जो होता है, स्लोप होता है समतल तरीके से, वहाँ से वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। नदी के किनारे का हिस्सा खादर कहे जाते हैं और उनसे ऊंचाई के हिस्सा बांगर कहे जाते हैं। खादर को हम नवीन जलोढ़ भी कहते हैं और कछारी भी कहते हैं, वहीं बांगर जलोढ़ मिट्टी को हम पुरानी जलोढ़ कहते हैं। इस जलोढ़ मिट्टी में क्या पाया जाता है, पोटेशियम व चूना पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और अन्य वनस्पति नहीं पाए जाते, जिसकी पूर्ति के लिए हम खाद और रासायनिक खाद हम डालते हैं। फसल कौन कौन से यहाँ पर पाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, गेहूँ, धान, गन्ना, तिलहन, दलहन, जूट, ये सब। अब देखते हैं कि आखिर ये क्षेत्र है कहाँ, ठीक ना। जैसा कि आप लोगों ने भारत की भौगोलिक संरचना में भारत के उत्तरी मैदान को आपने पढ़ा था, ठीक, इसी को हम लोग देखते हैं। ये हो गया आपका सिंध का प्रांत, सतलज, सिंधु घाटी और तमाम चीज़ों को लेते हुए गंगा का क्षेत्र, ठीक है, यहाँ से होते हुए ये हो गया आपका अरावली का क्षेत्र। ये थोड़ा सा हिस्सा गुजरात का भी लेता है। थोड़ा सा हिस्सा गुजरात का क्यों लेता है, क्योंकि आपने पढ़ा था पहले कि नदियाँ जहाँ भी थोड़ी सी भी नदी अगर है, एक दो छोटी नदियाँ भी हैं, तो वो भी अपने साथ जो है ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं, ठीक है। यह आपका पठारी क्षेत्र को कवर करते हुए, ठीक, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, ठीक, और ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र। ये हो गए आपके जलोढ़ मिट्टी जहाँ पाई जाती है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी और भी कई जगह पाए जाते हैं। वो है आपका पूरब का समुद्र तटीय क्षेत्र। अब आप कहेंगे समुद्र तटीय क्षेत्र क्यों है? ये जो आपका नदी है जब आगे बढ़ता है, मैंने पहले भी आपको बताया जलोढ़ मिट्टी क्या करते हैं, अपने साथ लाए गए अवसादों का निक्षेपण करता है। तो जब ये अपने साथ सामान लेकर आता है, यानी कि मिट्टी में जो भी तत्व हैं वो जब लेकर आता है, तो कहीं ना कहीं वो उसको बाढ़ के माध्यम से भी हटाता है। अगर बाढ़ नहीं है तब क्या करता है? अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समुद्र से जब इसका मिलाप होता है तो कभी कभी क्या होता है, ये यहाँ पे डेल्टा का रूप ले लेते हैं, ठीक ना। डेल्टा याद होगा आपको, डेल्टा 1 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि नदी यहाँ से 2 फाट में बढ़ जाते हैं और अपने सारे चीज़ों को यहाँ इकट्ठा कर देते हैं वो इस जगह पर। तो वहाँ भी आपको एक तरह से एल्यूवियल सॉइल कलेक्ट हो जाते हैं और वो भी जलोढ़ मिट्टी का रूप ले लेते हैं। तो डेल्टाई क्षेत्र भी जो है ये जलोढ़ मिट्टी के लिए पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी वहाँ पाया जाता है। तो अब यहाँ देखें आप, तो गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, इन सब जगहों पर भी डेल्टा बनते हैं। तो ये जो डेल्टा बनते हैं इन क्षेत्रों के कारण जो है जलोढ़ मिट्टी वहाँ भी
पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी का आपको याद रखना है कि उत्तर के मैदानी क्षेत्र जो हैं वो जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख स्थान है। इसीलिए लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर में 15 लाख वर्ग किलोमीटर अकेले जलोढ़ मिट्टी ने लिया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कुछ हिस्से जो है आपके मध्य प्रदेश और गुजरात से होते हुए बिहार, छत्तीसगढ़, ये सब हिस्से लेते हुए असम का हिस्सा और फिर पूर्वोत्तरी क्षेत्र के बाद आपका पूर्वी समुद्र तट के हिस्से भी कुछ जगह कवर करते हैं और ये सारे हिस्से आपके जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आते हैं। जलोढ़ मिट्टी याद रखने का बस सबसे परफेक्ट तरीका है, आपको जब तक आप भारत के भौगोलिक संरचना को नहीं समझेंगे, आप मिट्टी कहाँ कौन सी पाई जाती है ये नहीं समझ पाएंगे। समझना बेहद ज़रूरी है कि जलोढ़ मिट्टी पर्वतीय क्षेत्र से होकर आते हैं, टूटते फूटते नीचे गिरते हैं, तराई के क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो इन सब के लिए आपको भारत का भौगोलिक संरचना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि पहले के क्लास में पढ़ाया गया था। तो हिमालय क्षेत्र से निकले हुए तमाम नदियाँ अपने साथ जो अवशेष लेकर आते हैं और उसका निक्षेपण, उन अवसादों का निक्षेपण वो अपने रास्ते में आने वाले तमाम किनारों पर करते हुए जाते हैं, जिससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में बाकी चीज़ें आप लोगों को बताई गई है। तो आशा है आप जलोढ़ मिट्टी के बारे में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझने की, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने में सफल हुए होंगे। आशा करते हैं ये आपको क्लास अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कि क्या है लाल मिट्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।